हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं पुनः आप लोगों का स्वागत स्टॉप एजुकेशन हब की दुनिया में करता हूं। मैं संतोष कुमार आज आप लोग के लिए लेकर के आया हूं एक बेहतरीन वीडियो, जिसमें आप देखेंगे और समझेंगे किस तरह से यूरोप में समाजवाद एवं साम्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ था। इससे पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए आगे और भी वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस वीडियो में समाजवाद के बारे में कि समाजवाद का पहला प्रयोग कब और कहाँ हुआ। तो समाजवाद का पहला प्रयोग 1827 ईस्वी में हुआ था और ये यूरोप में हुआ था। इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक समानता को स्थापित करना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक सामाजिक और आर्थिक समानता को स्थापित करना। समाजवादी लोगों का मानना था जो उत्पादन होता है उसका उपयोग निजी लाभ के लिए न होकर समस्त जनता के लिए किया जाए। तो अब हम आगे बात करते हैं कि इस समाजवाद के प्रमुख जो चिंतक थे उनमें प्रथम यूटोपियन की अगर बात करें, यूटोपियन का अर्थ होता है स्वप्नदर्शी, यानी वो कल्पना करते हैं कि एक ऐसा सपना, एक ऐसी समाज की स्थापना हो जो एकजुट हो, तो उसी को स्वप्नदर्शी बोला जाता है, या इंग्लिश में इसको यूटोपियन बोला जाता है। तो दोस्तों, प्रथम यूटोपियन समाजवादी की अगर हम बात करें तो वो थे सेंट साइमन, द्वितीय चार्ल्स फूरिये और तृतीय लुई ब्ला, चौथा रॉबर्ट ओवन। ये जो व्यक्ति थे जिन्होंने कल्पना की थी एक समाजवाद की। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद, जिसके प्रतिपादक कार्ल मार्क्स को माना जाता है, जिन्होंने साम्यवाद या यूं कहे तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था और उनके पिता का नाम हेनरिक था। कार्ल मार्क्स रूसो, मॉन्टेग्यू और हीगल के प्रभाव में आकर के अपने विचारों को आगे बढ़ाना शुरू किया और उन्होंने एंगल्स से मिलकर 1848 ईस्वी में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक एक पत्रिका प्रकाशित की थी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो साम्यवाद के करीब ही एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था, वही एंगल्स के सहयोग से ही, जिसका नाम था दास कैपिटल, जिसे साम्यवादियों की बाइबिल भी कहा जाता था। इसको साम्यवादी की बाइबिल बोला जाता था। उस पुस्तक का एक कथन था कि श्रमिकों को सिवाय उनकी बेड़ियों के कुछ भी खाने के लिए नहीं है। यानी उनका एक कथन था कि श्रमिकों को सिवाय उनकी बेड़ियों के कुछ भी खोने के लिए नहीं है। दुनिया के श्रमिक एक हो, यानी वो चाहते थे कि सारे श्रमिक एक हो। उनका मान्यता था कि मानव इतिहास और संघर्ष का इतिहास है। आगे हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के पत्तियों के विस्तार और सिद्धांतों के बारे में। तो उनके प्रसार के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1864 ईस्वी में मार्क्स के प्रयास से प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। दोस्तों, ये जो प्रथम इंटरनेशनल थी, जिसमें एक नारा दिया गया था कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये इंटरनेशनल 1864 ईस्वी में मार्क्सवाद के सिद्धांत को लेकर हुई थी और अंत में सेकेंड
अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी सेकंड इंटरनेशनल की स्थापना 1889 में पेरिस में हुई थी। इसी सम्मेलन के थ्रू 1 मई को मजदूर दिवस की घोषणा की गई थी। अगर हम बात करते हैं कि कोई अगर हमसे पूछता है कि मजदूर दिवस कब से मनाया जाता है, तो दोस्तों ये हम बोल सकते हैं कि 1889 ईस्वी में द्वितीय इंटरनेशनल के समय से। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल स्टॉप एडू हब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास और भी अपडेट जो भी आए उसको हम देते रहें। चलिए, अब इसी साम्राज्यवाद से प्रभावित होकर कई जगहों पे क्रांतियाँ हुई, जिनमें प्रमुख थी रूस की क्रांति। रूस में 2 क्रांति हुई थी, प्रथम 1905 की क्रांति और द्वितीय 1917 की क्रांति। चूँकि 1905 की क्रांति में जारशाही का अंत नहीं हुआ था दोस्तों। जार हमने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जार रूस के राजा को जार बोला जाता था। रूस के राजा को जार बोला जाता था। तो 1905 की क्रांति में जारशाही का अंत नहीं हुआ था, जबकि 1917 में भी 2 क्रांति हुई थी। प्रथम क्रांति, जिसको फरवरी क्रांति या मनसेविक क्रांति कहा गया, पर जिसका परिणाम निकला था कि जारशाही का अंत हो गया था। और द्वितीय जो क्रांति हुई थी, जो अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, इस क्रांति ने पूरी तरह से लोगों को राष्ट्रवाद के प्रति जागरूक और समाजवाद के प्रति जागरूक कर दी थी। और इस क्रांति के बाद सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में चली गई थी। दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर मैं करता चलूं कि अक्टूबर क्रांति जो हुई थी, एक्चुअल में पुराने जो कैलेंडर होते थे नए कैलेंडर से 15 दिन आगे होते थे, जिसके कारण अक्टूबर की क्रांति नवंबर में हुई थी। तो इसको कहीं कहीं पे नवंबर क्रांति भी बोली जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्या कि 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी उसके क्या क्या कारण थे। तो उनके कारणों में प्रमुख कारण थे राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों में क्या, तो निरंकुश एवं अत्याचारी शासन व्यवस्था, रूसीकरण की नीति, राजनीतिक दलों का उदय, नागरिकों से राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव। 1905 की क्रांति का प्रभाव जो पड़ा था, जो 9 जनवरी खूनी रविवार। दोस्तों, अब ये बात थोड़ा सा हम इस पे बात कर लेते हैं कि 9 जनवरी खूनी रविवार क्या था। तो दोस्तों, 9 जनवरी जो रविवार का दिन था, उस दिन वहाँ रूस की जनता जो कि एक नारे के साथ राज दरबार की तरफ बढ़ रहे थे, उस पर राजा की जार की सेना ने आक्रमण कर निहत्तों पे गोलियां बरसाई। इसलिए इसको खूनी रविवार बोला जाता है, क्योंकि ये दिन रविवार का था। आगे बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। जो प्रथम विश्व युद्ध हुई थी जिसमें रूस की पराजय हो चुकी थी, इसका एक और कारण था राजनीतिक कारण में जार निकोलस द्वितीय और जरीना की भूमिका। क्रांति के समय जार निकोलस द्वितीय ही जार था। जरीना एक बदनाम पादरी रासपुटीन के प्रभाव में थी। दोस्तों, इसका अगला कारण सामाजिक कारण था। किसानों की, मजदूरों की दयनीय स्थिति, उनका विद्रोह। दोस्तों, सामाजिक कारणों में प्रमुख किसानों की दयनीय स्थिति और मजदूर वर्गों की दयनीय स्थिति थी। सामाजिक कारण में एक और कारण था सुधार आंदोलन जो चला था, जिसके तहत वहाँ के लोगों ने अपने आप को सुधारना शुरू किया था और राष्ट्रवाद और समाजवाद के प्रति जागरूक किया था। अगला था धार्मिक कारण। तो धार्मिक स्वतंत्रता की कमी थी। वहाँ पे सभी लोगों को
एक जैसे मान्यताएं नहीं प्राप्त थी। अगले आर्थिक कारण यानी कि दुर्बल आर्थिक स्थिति थी और औद्योगिकरण की समस्या थी। जो है कि अगर हम बात करें तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी पूरी तरह से मजबूत नहीं थी और औद्योगिकरण की जो समस्या थी यानी उद्योग धंधों का विकास बहुत ही कम था। अगला बौद्धिक कारण यानी कि रूस में बौद्धिक जागरण, वार एंड पीस की रचना जो टॉल्स्टॉय ने की, फादर्स एंड सन्स तुर्गनेव ने की और माँ मैक्सिम गोर्की ने की। 3 लोगों ने इन कारणों को प्रकाशित किया जिसके परिणाम स्वरूप बोल्शेविक क्रांति हुई। दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति का जो महत्व था वो कई जगहों पे पड़ा। जैसे रूस पर क्या प्रभाव पड़ा उसका, तो इसके हम जिक्र करेंगे। कि उसके क्या परिणाम निकले थे। तो स्वेच्छाचारी जारशाही का अंत हो गया। इस बोल्शेविक क्रांति के कारण जो वहाँ पे जारशाही था, जो राजा कहता था वहीं होता था, उसका अंत हो गया रूस में। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक की स्थापना हुई और इसमें राज्य जो है वो सर्वहारा वर्ग के अधीन चला गया। नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई, नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था लागू की गई, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई, रूसीकरण की नीति का परित्याग किया गया। इसके साथ साथ इस क्रांति का पूरे विश्व पर भी प्रभाव पड़ा था। जैसे पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार का प्रयास हुआ, सर्वहारा वर्ग के सम्मान में वृद्धि हुई, साम्यवादी सरकारों की स्थापना की गई, अंतर्राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला, साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया तेज हो गई और नया शक्ति संतुलन स्थापित किया। यानी कि माने तो रूसी क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि समाजवाद के प्रसार में कुछ ऐसे व्यक्ति का भी नाम उदित है जिन्होंने क्रांतियों के दौर में एक नया आयाम स्थापित किया था। जैसे जिसमें पहला नाम लेनिन का है। लेनिन, जिनका पूरा नाम व्लादिमीर इवानोविच लेनिन था, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1870 को सिम्बर्स्क गांव में हुआ था। कहा जाता है दोस्तों बोल्शेविक क्रांति के जो प्रणेता यानी यह बात करें तो उद्घाटनकर्ता यही थे और उन्होंने ट्रोट्स्की के सहयोग से केरेंस्की सरकार के तख्ता पलट किया था और केरेंस्की मंसेविक दल का नेता था। केरेंस्की जो था मंसेविक दल का नेता था और अप्रैल थीसियस में लेनिन के बोल्शेविक दल के उद्देश्य और कार्यक्रम निर्दिष्ट किए गए और जिनमें भूमि, शांति और रोटी की व्यवस्था का करना प्रमुख था। यानी लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसियस में जो प्रमुख था भूमि, शांति और रोटी की व्यवस्था करना। अब हम बात करते हैं लेनिन के कार्यों की या उनकी आंतरिक व्यवस्था की। तो युद्ध की समाप्ति के बाद रूस और जर्मनी के बीच 1918 में ब्रेस्ट लिटोस्क की संधि हुई थी। प्रतिक्रांति का दमन, लेनिन ने चेक्का नामक पुलिस दस्ता का गठन किया। यानी इस क्रांति के दमन के बाद लेनिन ने चेक्का नामक पुलिस दस्ता का गठन किया। आर्थिक व्यवस्था, नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन ने लागू की। नई आर्थिक नीति 1921 में लेनिन ने लागू की थी। ये किसके लिए? तो आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए। सामाजिक सुधार किए गए, प्रशासनिक सुधार किए गए, नए संविधान का निर्माण किया गया जिसमें रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक घोषित किया गया। बाद में रूस सोवियत संघ बना। बात करते हैं लेनिन के विदेश नीति की।